बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास प्री नाइन्थ चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक वैसे आपके पास जैसे हम लोगों ने कल डेरिवेशन एक की थी, उसी तरह एक डेरिवेशनल टॉपिक था और उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और उससे नेक्स्ट टॉपिक आपका फ्रिक्शन का था। मैंने पहले आप लोगों को ये टॉपिक इसलिए करवाया है ताकि जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के वो थोड़े से समझने आप लोगों के लिए आसान है। पीछे हमने कुछ कॉम्प्लिकेटेड और इम्पॉर्टेंट टॉपिक किए हैं, उसके साथ अब हम ये वाले टॉपिक करेंगे ताकि जो सेंट्रल टॉपिक हैं वो दोबारा से कॉम्प्लिकेटेड हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो इंशाल्लाह ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, अपने प्रीवियस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें। ठीक हो गया। आज का टॉपिक आपका बहुत ईजी सा है। ये टॉपिक आपके पास है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसमें यकसानियत हो, एक जैसा होना। सर्कुलर मोशन को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी हरकत जो उसको सर्कुलर पाथ में रखे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं जो मून की मोशन होती है अराउंड दी अर्थ, ठीक हो गया, चाँद जो हमारी ज़मीन के गिर्द घूमता है, चक्कर लगाता है, वो जिस मोशन में होता है वो कौन सी है? सर्कुलर मोशन। अब ये चीज़ जो यहाँ पे हमने पढ़ी बेसिकली ये तो बहुत कॉमन सी थी, चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी आप लोग ये बात पढ़ के आ चुके थे। यहाँ पे ये बात दोबारा से पढ़ने का, रिवाइज़ करने का पर्पस क्या था कि अब जो हम न्यू टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी बॉडी को एक सर्कुलर मोशन में रखती है। ठीक हो गया। तो इसकी वजह से हमने ऊपर बात पहले सर्कुलर मोशन की कर ली। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली एक ऐसी फोर्स होती है कि जो हम लोग कहते हैं किसी भी ग्रेविटी कशिश शकल के बायस किसी भी ऑब्जेक्ट को एक ख़ास मिदार के अंदर सर्कुलर मोशन में रहने के कैपेबल करती है। जैसे अभी ऊपर हमने बात की कि चाँद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है, तो ये किसी किस्म का, किसी स्ट्रिंग का या किसी किस्म की सपोर्ट नहीं मिली होती उसको कि वो उसके अंदर घूम रहा है, बल्कि वो एक आपके पास फ़ोर्स होती है अट्रैक्शन की, जिसको हम ग्रेविटेशनल फ़ोर्स कहते हैं। उसकी वजह से ये नेचुरली अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि वो जो मून है वो अपने एक ऑर्बिट के अंदर इवॉल्व करेगा, एक सर्कुलर पाथ में करेगा कि ना वो उसके अंदर गिरेगा उस ऑर्बिट से और ना वो उससे बाहर की तरफ जंप करेगा। ठीक हो गया। तो ये जो एक प्रॉपर सर्कुलर पाथ के अंदर उसकी मोशन होती है एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, वो बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो स्टूडेंट्स, उसके अलावा भी आप इसकी एग्जांपल कुछ ऐसे ले सकते हैं। देखें, कॉमन सी एग्जांपल है, आपके हाथ में एक स्ट्रिंग थी, आपने उसके एक कॉर्नर पे एक स्टोन टाई किया, एक पत्थर बांध दिया एक रस्सी के सिरे पे और आप उसको घुमाना शुरू करते हैं। तो ऑब्वियसली वो जब तेज़ी से घूमेगा तो वो एक सर्कुलर पाथ बन जाएगा जिसमें वो स्टोन मूव कर रहा है। तो आप देखेंगे कि जो स्टोन होता है बेसिकली वो इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है, यानी एक जो आपके पास प्रॉपर ऑर्बिट होता है वो उसमें रिवॉल्व करता है। लेकिन जिस स्ट्रिंग के साथ वो टाई होता है, वो स्ट्रिंग बेसिकली जो होती है वो अपनी जो फोर्स होती है वो बाहर आउटवर्ड साइड पे जो फोर्स होती है वो लगा रही होती है। अब इन दो में क्या फ़र्क था? बेसिकली वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाती है ना, टूवर्ड्स यानी आप कहते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टूवर्ड्स सेंटर जो मूव करवाती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, और जो उस सेंटर से, उस सोर्स से दूर लेके जाती है अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। ठीक हो गया। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, जैसे इसकी कॉमन दोनों के मैं एक और डिफरेंस बता देती हूँ आपको। देखिए, जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आपके पास एग्ज़ाम्पल है, लेट सपोज़ शावर की आप कह देते हैं। ठीक हो गया। उसमें क्या होता है कि जो आपके पास, या वाटर स्प्रिंकल जो होता है, उसके अंदर क्या होता है, आपके पास जो पानी होता है जब आप उसको स्प्रिंकल कर रहे होते हैं तो वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में बाहर की तरफ मूव कर जाता है। यानी कि जो आप लोगों के पास सोर्स था जहाँ से आप उसको मूव करवा रहे थे वहाँ से वो बाहर की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जिस फोर्स की हम बात कर सकते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी जो सोर्स से बाहर की तरफ थी। लेकिन दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कि आप लोगों के पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, अगर आपके पास एक मैग्नेट है, आप उसको जो आयरन नेल्स होते हैं आप उसके पास लेके जाते हैं, वो सारे के सारे आयरन नेल्स जो होते हैं वो टुवर्ड्स दैट मैग्नेट मूव करना शुरू करेंगे। यानी कि एक सोर्स है जो उसकी तरफ वो सब के सब स्लोली एंड ग्रेजुअली मूव कर जाएंगे। तो इट मीन्स कि वो एक अट्रैक्टिव फोर्स थी दरमियान में उनके। तो ये जो सोर्स की तरफ आ जाएंगे बेसिकली इनवर्ड डायरेक्शन में, वो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। ठीक हो गया। अब देखें, इसको हम थोड़ा सा डिराइव भी कर सकते हैं किस तरीके से। जो आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन आपके पास बेसिकली एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम मेजर करते हैं।
लेकिन जब आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ए सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रीपिटल, ए स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। मतलब कि जो टोटल डिस्टेंस, जितने फासले पे आपके पास सर्कुलर मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट कर रही है, ठीक है, जितनी वेलोसिटी के साथ कर रही है, वो आपके पास ये रिलेशन बनेगा। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स, एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग उसमें चेंजिंग कुछ इस तरीके से आ जाएगी, एफ सी इज इक्वल्स टू एम ए सी। तो यहाँ से हमने फार्मूला पुट कर दिया कि इसका m को एज इट इज़ रखा, ए सी जैसा कि हमें पता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर है, उसकी वैल्यू पुट कर दें। तो न्यूमेरिकली आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फार्मूला होता है, जिसकी बेस पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब कि टोटल आपके पास कितनी फोर्स के साथ जो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर अंदर इवॉल्व कर रही है ड्यू टू सम ग्रेविटेशनल इफेक्ट, वो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स थी। इसके लिए आपको जो क्वांटिटीज़ नोन होनी चाहिए कि उस ऑब्जेक्ट का अपना टोटल मास कितना है, वो कितनी रफ्तार के साथ मूव कर रही है, और उसका टोटल डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से जिस भी वो ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है वहाँ से उसका टोटल डिस्टेंस कितना है। बेसिकली इन तमाम क्वांटिटीज़ की बेस पे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एक अननोन क्वांटिटी जो कि आपके पास क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। आज का ये टॉपिक बहुत इजी सा था, आप लोगों ने इसको अपनी टेक्स्ट बुक से भी रीड करना है। फ्रिक्शन से नेक्स्ट टॉपिक ये आपके पास था आपकी टेक्स्ट बुक में। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स ऑफ P9 हमारी केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होती है। हमारे पास चैप्टर 2 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम लोग ने जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो हमारे पास आइसोटॉप्स है। मैंने बताया था कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। आइसोटॉप्स किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनके न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होते हैं बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर कर रहे होते हैं, वो आपके पास क्या होता है, आइसोटॉप्स होता है। हम लोगों ने आइसोटॉप्स किए थे हाइड्रोजन के और कार्बन के आइसोटॉप्स हम कर चुके थे। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स थे, एक आपके पास प्लूटियम था, एक ड्यूट्रियम था और एक ट्रिटियम था। ट्रिटियम में आपके पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 1 होते हैं और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन उसमें कोई नहीं होता, जबकि ड्यूट्रियम में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 1 और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी 1 ही होते हैं। और ट्रिटियम में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 1 और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब आप हाइड्रोजन 1, जिस वाटर में हाइड्रोजन का प्लूटियम पाया जाता है, वो आपके पास हाइड्रोजन एटम का जो आइसोटॉप्स पाया जाता है वो होता है प्लूटियम होता है, और उस वाटर को आप ऑर्डिनरी वाटर का नाम देते हैं। जबकि दूसरा जो है, जिस वाटर में आपके पास H1 की बजाय H12 पाया जाता है या ड्यूट्रियम पाया जाता है, वो आपके पास हैवी वाटर होता है। हम लोगों ने डिफरेंस किया था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे कि हैवी वाटर क्या होता है और ऑर्डिनरी वाटर क्या होता है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ उसमें हमने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था कि हैवी वाटर का कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, और डेंसिटी जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हैवी वाटर की कितनी होती है और ऑर्डिनरी वाटर की कितनी होती है। इसके बाद हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो हमारे पास था आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन के आइसोटॉप्स होते हैं वो 3 होते हैं। एक आपके पास C612 होता है, एक C613 होता है और एक आपके पास C614 होता है। C612 में आपके पास 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि C613 में आपके पास 6 प्रोटॉन होते हैं, 7 न्यूट्रॉन होते हैं, और C614 में 6 प्रोटॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। और साथ ही मैंने उनकी नेचर में जो अबेंडेंस है वो बताई थी कि कितनी कितनी हर आइसोटॉप्स की कितनी कितनी नेचुरली जो अबेंडेंस है वो कितनी कितनी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन। कि क्लोरीन के आइसोटॉप्स कौन से होते हैं।
आपके पास जो क्लोरीन के आइसोटोप्स होते हैं वो दो आइसोटोप्स होते हैं। एक आपके पास देयर आर टू आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन एलिमेंट में जो दो आइसोटोप्स पाए जा रहे हैं वो दो आइसोटोप्स कौन से? एक आपके पास Cl3517 और दूसरा आपके पास कौन सा होता है? Cl3717। अब अगर आप देखें तो जब आप इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, स्ट्रक्चर फॉर Cl3517, जब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 17। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? 18। ठीक है। फर्स्ट शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। सेकंड शेल में आपके पास कितने आएंगे? 10, 8, 2, 4, 6 और 8। लास्ट शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है। ये आपके पास स्ट्रक्चर, इसमें अब आप देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास कितने? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास कितने? 17। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें कितने? 18। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? क्योंकि हम कहते हैं किसी भी एटम जो होते हैं, एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अगर प्रोटॉन 17 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 17। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? एटॉमिक नंबर 17। मास नंबर, एस नंबर कितना हो गया? 35। और इसकी जो नेचुरल अबेंडेंस है Cl3517 की जो नेचुरल अबेंडेंस है वो आपके पास कितनी है? 75.77%। ठीक है। ये था आपके पास आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन का जो फर्स्ट आइसोटोप था वो आपके पास क्या है? Cl3517, उसका स्ट्रक्चर और उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स कितने और इलेक्ट्रॉन्स कितने, एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, उसकी नेचुरल अबेंडेंस क्या है। अब दूसरा जो हमारे पास आइसोटोप्स है वो आपके पास है Cl3717। स्ट्रक्चर फॉर Cl3717। आप देखें तो इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने? 17। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? 17 और 20। ठीक है। फर्स्ट शेल में आपके पास कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड शेल में आपके पास कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आप लोगों ने हमेशा जो ये एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, आप हमेशा अपनी नीट कॉपी पे जो ड्रॉ करोगे कंपास के साथ ड्रॉ करने। 2, 4, 2, 6 और 1, 7। क्लियर। अब आप देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने? 17 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे? 17। दोनों के स्ट्रक्चर में कितने इलेक्ट्रॉन कितने ड्रॉ होंगे? 17 ही होंगे। ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 17। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने? 17। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर
एटॉमिक नंबर कितना है 17 और मास नंबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सॉरी 20, मास नंबर कितना है 37 और इसकी जो नेचुरल अबंडेंस है वो है आपके पास 24.23%। नेचुरली तौर पर इसकी अबंडेंस है कितना, इसकी अकरेंस है वो आपके पास 24.23% है। ये थे जी आपके पास आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन के, आपके पास क्लोरीन के आइसोटोप्स कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास अब टॉपिक है कि आइसोटोप्स के हमारे पास यूजेस क्या है। इसी तरह से आपके पास यूरेनियम के आइसोटोप्स भी होते हैं। यूरेनियम के आइसोटोप्स आपके पास कितने होते हैं, एक आपके पास यूरेनियम के आइसोटोप में यूरेनियम के आइसोटोप्स में आपके पास एक होता है U-234-92, एक होता है U-235-92 और तीसरा आपके पास होता है U-238-92। यहाँ पे आपके पास प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अगर आप देखो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 92, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 92 और जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके पास 142। इस आइसोटोप्स में आपके पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन कितने हैं 92, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 92, न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 143। यहाँ पे भी आपके पास प्रोटॉन्स कितने, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे और आपके पास न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। प्रोटॉन कितने 92, इलेक्ट्रॉन कितने 92 और न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 146 हो जाएंगे। क्लियर। ये था कि आपके पास आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होते हैं, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन कौन कौन से, आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन और आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम कौन कौन से। ठीक है। अब आपके पास जो नेक्स्ट है, आपके पास मैंने आपको कल बताया था जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं आइसोटोप्स की, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो क्या कर रही होती है, डिफर कर रही होती हैं। क्यों करती हैं, क्योंकि जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं किसके ऊपर, एटॉमिक नंबर पे या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। और आइसोटोप्स में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, इसीलिए उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। जबकि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं मास नंबर पे। मास नंबर डिफर करता है ड्यू टू डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर होने की वजह से उनका मास नंबर भी डिफर कर जाता है। और जब मास नंबर डिफरेंट होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आइसोटोप्स की क्या होंगी, डिफर करेंगी। नेक्स्ट टॉपिक आपके हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगला टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ आइसोटोप्स के। आइसोटोप्स के यूजेस कौन कौन से हैं। स्टेबल और जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं वो आपके पास उनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं साइंस और मेडिकल फील्ड में। उनमें से कुछ आइसोटोप्स के कुछ यूजेस बताए गए। सबसे पहला जो यूज है वो कह रहा है कि जो रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 is used as special in diagnosing thyroid problem। कि जो रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 होता है
वो किसके लिए यूज होता है? थायराइड प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के लिए जो आइसोटोप्स आयोडीन का यूज हो रहा है दैट इज रेडियो एक्टिव आयोडीन 131। दूसरा यूज है Na24 इज यूज टू ट्रेस द फ्लो ऑफ ब्लड एंड डिटेक्ट possible constrictions or obstruction in the circulatory system। सोडियम का आइसोटोप 20 Na24 यूज किया जाता है ट्रेस द फ्लो ऑफ ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के फ्लो और कॉन्स्ट्रिक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन को ट्रेस करने के लिए जो आइसोटोप सोडियम का यूज किया जाता है दैट इज Na24। नेक्स्ट है आपके पास आयोडीन 123 इज यूज टू इमेज द ब्रेन। ब्रेन के इमेज को देखने के लिए जो आइसोटोप्स यूज होता है वो है आपके पास आयोडीन 123। कोबाल्ट 60 is commonly used to irradiate cancer cells in the hope of killing or shrinking the tumor। कोबाल्ट 60 यूज होता है कैंसर सेल्स को श्रिंक करने के लिए या खत्म करने के लिए। कार्बन 14 इज यूज टू ट्रेस द पाथ ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस। पाथ ऑफ कार्बन फोटोसिंथेसिस के दौरान पाथ ऑफ कार्बन को ट्रेस करने के लिए कार्बन का जो आइसोटोप यूज होता है वो आपके पास है कार्बन 14। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल sulfur 35 has been used in the structure determination of thiosulfatide। Radioactive isotopes are also used to study the mechanisms of chemical reactions। के जो radioactive isotopes हैं वो यूज किए जाते हैं केमिकल रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स को स्टडी करने के लिए। लास्ट जो यूज है आइसोटोप्स का वो है रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर used to date rock, soil, archaeological objects and mummies। रेडियोएक्टिव आइसोटोप जो है वो डेड रॉक, सॉइल, आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड मम्मीज को जांचने के लिए या उनकी एजेस को देखने के लिए यूज किया जाता है। ये आपके पास यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। नेक्स्ट आपके पास इसी पेज पे जो यूजेस ऑफ आइसोटोप्स है इसके साथ एक ब्लॉक दिया हुआ है कि वो ब्लॉक है कि कार्बन डेटिंग क्या होता है। जहाँ पे आपके पास कार्बन डेटिंग क्या है, कार्बन 14 इज यूज टू कि वो कह रहा है कि जो कार्बन 14 आइसोटोप्स है वो यूज किया जाता है टू एस्टिमेट द एज ऑफ कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस। के एस्टिमेट करता है एज ऑफ कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस को एस्टिमेट करने के लिए जो आइसोटोप्स यूज हो रहा है वो आपके पास क्या है, कार्बन 14 है। कार्बन 14 कार्बन एटम्स सर्कुलेट्स ऑर्गेनिज्म एट अ वेरी मच फास्टर रेट देन डिके। एज ए रिजल्ट द concentration of C14 in all living things keep on increasing. After death organism no longer pick up C14। वो कह रहा है कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ C14 जो होती है वो इंक्रीज करती जाती है, लेकिन आफ्टर डेथ जो है वो C14 को पिक नहीं करते। फॉर कंपेयरिंग द एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल ऑफ skull or jaw bones with the activity of living tissue, we can estimate how long it has been since the organism died। हम इससे ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितना अर्सा पहले जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो लाइव था, उसकी कितने अर्से पहले वो जिंदगी थी। ये जो प्रोसेस होता है दिस प्रोसेस इज नोन एज कार्बन डेटिंग। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, कार्बन डेटिंग कहा जाता है। इसी ब्लॉक के ऊपर आप क्वेश्चन बना सकते हो, व्हाट डू यू मीन बाय या व्हाट डू यू नो अबाउट कार्बन डेटिंग या व्हाट डू यू मीन बाय कार्बन डेटिंग। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।